हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, हम कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ लिया है अब तक कि डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग ऑर्गन में जाके कैसे होता है। आज हम जानने वाले हैं इस डाइजेशन के बारे में कि हर जो स्टेप डाइजेशन में परफॉर्म हो रहा है उसमें कौन कौन सा कंट्रोल हमारे बॉडी का वर्क कर रहा है, कहाँ पे न्यूरल कंट्रोल है, कहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और साथ साथ कौन कौन से एंजाइमेटिक एक्शन होते हैं वो सारी चीज़ें एक बार फिर से दोहराएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah डेंटल कॉलेज. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, a social worker, COVID warrior and many more. बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक है। आप दोनों जगह से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू योर नीट प्रिपरेशन, बी इट नोट्स, बी इट अपडेट्स, एनीथिंग। ओके, तो ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप आएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों स्पेशल। चलिए, तो बच्चों आज हम बात कर रहे हैं न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल की, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट स्टेजेस पे अपना कंट्रोल लेता है। किस तरह से लेता है वो सारे स्टेप्स में हम अब जानेंगे। तो जब हम बात करें न्यूरल कंट्रोल, यानी कि जो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, यानी कि हमारा CNS एंड PNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन दोनों की मदद से जितने स्टेप में कंट्रोल लिया जा रहा है उसको हम न्यूरल कंट्रोल के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब फूड को हम खाते हैं वैसे सलाइवेशन होता है। खाने से पहले भी एक्चुअली कहेंगे, खाने को देखने से ही और सुनने से, खाने का नाम कभी आज मम्मी बोल दें आज रात में खाने में पिज़्ज़ा बना रही हूँ, बस तुरंत मुंह में पानी आ जाता है सिर्फ नाम सुनने से। और जब पिज़्ज़ा आता है सामने तो सिर्फ उसकी महक से, ठीक है, उसकी महक से और उसके साइड से, उसको देखने से भर कर लार टपकने लगता है। सुनने में इतना ना भी लगे, लेकिन जैसे ही वो सामने आ जाए और उसकी महक, सुगंध आपके नाक तक पहुंच जाती है। मान लो मम्मी किचन में बना रही है और आप अपनी स्टडी टेबल में बैठ के पढ़ रहे हो, पास ही में आपका स्टडी टेबल है, वहाँ पे उड़ते उड़ते धीमे धीमे आपकी महक आपके नाक में घुसती है और आपके मुंह में कुछ तो यमी बन रहा है ऐसा वाला दिमाग में आ जाता है और मुंह में पानी आने लगता है। तो ये जो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा होता है, जिसको हम सलाइवेशन कहते हैं, वो क्या हमारे नर्वस कंट्रोल के अंदर आता है, यानी कि इसके अंदर न्यूरल कंट्रोल काम करता है सलाइवेशन के अंदर। यानी ब्रेन सिग्नल करता है इन सारे रिसेप्टर के आने के बाद, इन सारा रिसेप्शन लेने के बाद कि भाई सलाइवेशन करना है, राइट। सिमिलरली गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन जो होता है हमारे बॉडी में, जब हमारा खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होता है। ये दोनों भी न्यूरल सिग्नल के कारण ही सिक्रीट आउट होते हैं, राइट। इन दोनों का सिक्रीशन न्यूरल सिग्नल की वजह से होता है। इसके अलावा मस्कुलर एक्टिविटी होती हैं जब हमारा खाना हम खाते हैं, जैसे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो कि बहुत कॉमन और बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ताकि खाने को आपके आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो मस्कुलर मूवमेंट हमारे ऑर्गन्स के अंदर देखी जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये भी न्यूरल कंट्रोल होता है। यानी कि यहाँ बोथ आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों ही एक्ट करते हैं, राइट। तो ये थे हमारे न्यूरल कंट्रोल, जो कि हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग डाइजेशन में कंट्रोल कर रहे थे। अभी आएंगे, बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल। बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो अपनी सिक्रीशन से केमिकल एक्शन देते हैं और जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। तो जो मेजर हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रीट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान, वो म्यूकोसा ऑफ माउथ और लार्ज इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन काफ़ी ईजी बन जाता है, बहुत अच्छी फंक्शनिंग उसकी होने लगती है। तो कहाँ पे बोल रहा है, मेजर हार्मोन दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय सेल्स इन म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो दो जगह आपके हार्मोनल एक्शन होते हैं बच्चों, कहाँ, आपके स्टमक में, नॉट माउथ, सॉरी इट्स स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सॉरी, मुझे स्टमक बोलना था बट मेरे मुंह से बार बार माउथ निकल रहा था, आई डोंट नो व्हाई। तो आपके म्यूकोसा ऑफ स्टमक से और लार्ज इंटेस्टाइन, दो जगह से हार्मोनल सिक्रीशन होता है जो कि डाइजेशन में बहुत सारी मदद करता है।
तो ये हुआ हमारा न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल जो कि डाइजेशन के समय एक्ट करता है। अब एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन देखेंगे डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम का जो कि हमारी बॉडी में सिक्रीट आउट होते हैं जब डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले आएंगे माउथ में सलाइवरी जूस निकलता है, सलाइवा निकलता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है और ये फर्स्ट एंजाइम टू एक्ट ऑन फूड होता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, और जिसका नाम टाइलिन भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। दिस इज द फर्स्ट एंजाइम टू एक्ट ऑन योर फूड, ठीक है। और ये किस चीज़ का डाइजेशन करता है? स्टार्च का, मोस्टली कुक्ड स्टार्च का, टू बी मोर स्पेसिफिक कुक्ड स्टार्च का। और कितना? 30% ऑफ स्टार्च को ये डाइसेक्राइड फॉर्म में बना देता है, मेनली माल्टोज के फॉर्म में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, पैंक्रियाटिक जूस में जब हम आएंगे, पैंक्रियास से सबसे पहले निकल रहा है पेप्सिन जो कि प्रोटीन्स को तोड़ता है बड़े बड़े पेप्टाइड्स के फॉर्म में, क्लियर है। देन इसके अलावा पैंक्रियाटिक वेट, यहाँ पे ना गड़बड़ है बेटा, गड़बड़ भाई, मैं कहीं क्या बोल रहा है। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस दिखेंगे, यहाँ पे स्टमक से निकल रहा है ये, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस स्टमक से निकल रहा है जो कि पेप्सिन के फॉर्म में, पेप्सिनोजन प्रीकर्सर के फॉर्म में ये रहता है हमारे बॉडी में, लेकिन HCl के कांटेक्ट में आने से ये एक्टिवेट हो जाता है और प्रोटीन्स को तोड़ता है लार्ज पेप्टाइड में, क्लियर है। इसके बाद आएंगे हम पैंक्रियाटिक जूस के बारे में जानने कि इसमें कौन कौन से अलग अलग सिक्रीशन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएंगे पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पहला अमाइलेज हमें मिला था कहाँ पे? हमारे माउथ के अंदर, सलाइवरी अमाइलेज। दूसरा अमाइलेज है, यानी कि अब जो कार्बोहाइड्रेट्स बचे हैं उनको तोड़ने का काम ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज करेगा। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स का फाइनल ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ट्रिप्सिन के अलावा 2 और एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन के ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। ये क्या करते हैं? तीनों ही प्रोटीन को तोड़ देते हैं और जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो फाइनली अमीनो एसिड में उनको कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट है लाइपेज। अभी तक हमने फैट का कोई एंजाइम नहीं सुना था। फैट का मेन एंजाइम लाइपेज है जो कि आपके पैंक्रियास से निकलता है और ड्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज न्यूक्लियेजेस, जो न्यूक्लियाइक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ने का काम करता है। तो ये सारे एंजाइम किससे निकल रहे थे? हमारे पैंक्रियाटिक जूस से, राइट। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, हमारा एंजाइम जो है वो इंटेस्टाइनल जूस में मिलता है। बहुत सारे एंजाइम है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये मेनली स्मॉलर पार्टिकल को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, यानी कि ये मैक्रोमोलिक्यूल को नहीं तोड़ सकते हैं, बट वो मैक्रोमोलिक्यूल जो अपने बॉन्ड तोड़ के स्मॉल पार्टिकल में बन चुके हैं उनको तोड़ के और सिंपलर फॉर्म में बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम इसमें आएगा एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेजेस, जो कि एक्चुअली हमारे ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने का भी काम करता है, ठीक है, यहाँ पे भूलिएगा नहीं। और ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट करने का काम हमारा इंटेस्टाइनल जूस का वन ऑफ द एंजाइम करता है। इसके अलावा है अमीनो पेप्टाइडेजेस, जो कि हमारे पेप्टाइड को फाइनली अमीनो एसिड में तोड़ता है। पेप्टाइडेज जो पेप्टाइड ओलिगोपेप्टाइड यानी कि छोटे पेप्टाइड चेन को फाइनली अमीनो एसिड में तोड़ेगा। डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड बना देते हैं, यानी सिंपलेस्ट शुगर में तोड़ देते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स को आपके न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड और फर्दर शुगर और पेंटोज में आपके करवाता है कन्वर्ट। कौन? न्यूक्लियोसाइडेज। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, चलो। न्यूक्लियोसाइडेज फिर आता है जो कि न्यूक्लियोसाइड को फर्दर तोड़ता है और शुगर और हिस्टोन प्रोटीन में तोड़ देता है फाइनली, ठीक है। नाइट्रोजन बेस अलग कर देता है, इनके प्यूरिन एंड पायरिडीन सबको सेपरेट आउट कर देता है। एंड फाइनली लाइपेज क्या कर रहा है? जितने भी ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल बने होंगे, ठीक है, उनको तोड़ के मोनोग्लिसराइड या कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फाइनली सेपरेट आउट कर चुका है, यानी कि सारे बायोमॉलिक्यूल जो मैक्रोमॉलिक्यूल के फॉर्म में थे वो टूट के एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बन चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू था हमारे एंजाइम का, जो डिफरेंट एंजाइम हमारे बॉडी में एक्ट करते हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस। अभी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पहला काम था डाइजेशन का, डाइजेशन हमने कर लिया। अब डाइजेशन होने के बाद काम आता है एब्जॉर्प्शन का। फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उनका क्या करेंगे? उनको सेल तक पहुंचाना, हर सेल तक पहुंचाना। बॉडी का एक एक सेल खाना लेता है
ताकि वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाए। उसके लिए उस खाने को एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। तो अब देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे हो रहा है, फिर हम वापस से हमारे बकल कैविटी से चलेंगे और आगे देखते जाएंगे कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ों का हो रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द लिम्फ और ब्लड। देखो यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो खाना ब्रेक डाउन हुआ था, डाइजेस्ट हुआ था, अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू जाएगा कहाँ, ब्लड में, और ब्लड से फाइनली सेल तक पहुँच जाएगा। यानी कि मेन काम यहाँ पे किसका आया, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का, राइट। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इज द मेन पार्ट जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन ये जो एब्जॉर्प्शन है बहुत तरीके से होता है, इट कुड बी एक्टिव, इट कुड बी पैसिव, इट कुड बी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती है, ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है, बट स्टिल वी विल गो थ्रू इट वंस। तो पैसिव की जब हम बात करें तो कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चीज़ें अपने आप मूव कर जाती हैं। जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो एनर्जी का यूज़ यहाँ होगा, यानी एटीपी विल बी यूज्ड। लेकिन जब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसको एक कैरियर मैकेनिज्म की ज़रूरत है, यानी एक कैरियर इनके पास होना चाहिए जिसके थ्रू इस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो जब हम ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे क्लोरीन, क्लोराइड आयंस हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन से जाएंगे, यानी कि ये पैसिवली चले जाते हैं, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से अपना इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, राइट। पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, हमारे कैरियर प्रोटीन्स की, जो कि चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो खुद से नहीं पार कर पा रहे हैं, उन्हें एक सहारे की ज़रूरत है, कैरियर की ज़रूरत है, उस कैरियर प्रोटीन के थ्रू वो अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा लेते हैं। तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन में कुछ ग्लूकोज के पार्टिकल होते हैं, कुछ अमीनो एसिड हैं जो कि सिंपल नहीं होते हैं, इनको हमेशा कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी कि ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस से हो रहा है। ऑस्मोसिस में मेनली हमने वाटर ट्रांसपोर्ट ही पढ़ा है, उसी के थ्रू इस वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कि चीज़ें ज़्यादा से कम की तरह नहीं, कम से ज़्यादा की तरफ जा रही हैं, जो कि ऑपोजिट है लॉ ऑफ नेचर के विरुद्ध है एक्चुअली। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम में जाए तो समझ में आता है, जहाँ कम है वहाँ से जाएगा तो और भी कम हो जाएगा, राइट। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके काम कर रहे हैं, इसलिए इनको एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ज़बरदस्ती की जा रही है। इस तरह से कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन इन्वॉल्व है, कुछ और ऐसे अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, सोडियम पोटेशियम, पंप में सोडियम जो होता है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। ये सारे तरीके से आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अभी पहला एब्जॉर्प्शन देखेंगे बकल कैविटी में। हमने बात की इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि बकल कैविटी में एज सच कोई एब्जॉर्प्शन नहीं देखा जाता है। बट कुछ केमिकल्स और ड्रग्स होते हैं, एल्कोहल्स होते हैं, जो कि बकल कैविटी भी एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत सारे आपने ड्रग्स सुने होंगे, ऐसी दवाइयाँ सुनी होंगी जिसको सबलिंगुअली रखने से एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, हम बात करें हार्ट अटैक के टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट गोली का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन, जितने लोग को पता है, उसको सबलिंगुअली रखा जाता है और तुरंत उसको कंट्रोल किया जाता है। तो बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जिनको सबलिंगुअली रख के उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ाया जाता है। ठीक है, इंसुलिन भी देखो कई बार देखते हैं कि माउथ से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इंसुलिन की भी टैबलेट आती है। वैसे ही जब स्टमक की बात करें तो स्टमक में भी बहुत खास आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ सॉल्ट्स का, अल्कोहल, ग्लूकोज और कुछ ड्रग जैसे कि एस्पिरिन, इन सारे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। इसलिए एस्पिरिन, जब पेट दर्द होता है, दर्द में एस्पिरिन लिया जाता है बहुत बार। ठीक है, दर्द में एस्पिरिन लेते हैं, जल्दी बताना, मुझे सब लोग बताना, मैं देख रही हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मुझे बताना एस्पिरिन किस लिए यूज़ होता है। देखें कितने बच्चों को पता है एस्पिरिन का यूज़ क्या होता है। देखिए भाई डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कितना पता है दवाइयों के बारे में। हाँ, तो कुछ सॉल्ट्स का, अल्कोहल का, ग्लूकोज का और वाटर का मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बोली हूँ,
लेकिन देखते हैं मैम ने कंफ्यूज किया है या मैम सच बोल गई है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट, अल्कोहल और ग्लूकोज का होता है इसमें एब्जॉर्प्शन, किसमें, स्टमक के अंदर, लेकिन कुछ ही अमाउंट में, नॉट मेजरली, ओके। तो स्टमक में भी बहुत खास एब्जॉर्प्शन नहीं देखा गया है सच। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ देखा जाता है, इंटेस्टाइन में, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। वो पूरा लेंदी टॉपिक है, क्योंकि वहाँ पे फैट का एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, फिर आपके लिपिड का एब्जॉर्प्शन, सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। प्रोटीन एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है वो एक एक पार्ट करके पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरा सेशन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन इन सब पे बेस्ड है। फाइनली हमारा डाइजेशन में जितने भी स्टेप्स हैं वो नेक्स्ट सेशन में कवर हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून, डू नॉट गो अवे। अब चलते हैं आज के क्विज की तरफ, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैम लाइव कब आ रही है, मैम का सेशन कब आ रहा है। तो बच्चों अब क्विज है जिसमें मैं आपसे 2 सवाल पूछती हूँ, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कौन सबसे जल्दी और कौन सबसे सही जवाब देता है। तो पहला क्वेश्चन है, काइमोट्रिप्सिन क्या है? इज इट अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, इट इज अ फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, विटामिन और हार्मोन? आपको सही जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटेरोकाइनेज स्टिमुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? एंटेरोकाइनेज की वजह से कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट होता है? You have to give me the correct answer. I will be looking for your answers and revert back to you, okay? तो बच्चों थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, डेफिनेटली हिट द बेल आइकन। ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करते रहिए, और ऐसे ही मैं आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स देती रहूँगी, ओके? ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे, बाय, सी यू।